हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन में वोटर्स डिलीट कराने का दावा, जिनके नाम कटे उन्हें स्टेज पर बुलाया। इलेक्शन कमीशन बोला आरोप झूठे, नाम ऑनलाइन डिलीट नहीं होते। कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी पर दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले उन्होंने 7 अगस्त को मीडिया से बात की थी। राहुल ने 31 मिनट के प्रेजेंटेशन में वोट चोरी के आरोप लगाए और सबूत दिखाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रहा है और उनके नाम डिलीट कर रहा है। राहुल गांधी इस बार अपने साथ कर्नाटक के ऐसे वोटर्स को भी लेकर आए जिनके नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया। उन्होंने फिर कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और यूपी में यही हो रहा है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को गलत और निराधार बताया और कहा कि कोई भी आम नागरिक ऑनलाइन किसी का भी वोट डिलीट नहीं कर सकता। किसी का वोट डिलीट करने से पहले संबंधित व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता, मिलकर हमले का जवाब देंगे, दावा। एटमी हथियार का भी इस्तेमाल शामिल, भारत बोला पहले से जानकारी थी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक रक्षा समझौते पर साइन किए हैं। इस समझौते के तहत एक देश पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों देशों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा है कि यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और विश्व में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉरपोरेशन भी डेवलप किया जाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक इस समझौते के तहत मिलिट्री सहयोग किया जाएगा और इसमें जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रक्षा समझौते पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार को इसकी पहले से ही जानकारी थी। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने सैनिकों को आतंकवादियों के जनाजे में भेजा, जैश कमांडर बोला जवानों ने वर्दी में अंतिम सलामी दी, ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने सैन्य अधिकारियों को ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में शामिल होने का आदेश दिया था। ये खुलासा आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने किया है। कश्मीरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है कि जनरल हेडक्वार्टर ने शहीदों को सम्मानित करने और अंतिम सलामी देने का आदेश दिया है। कोर कमांडरों को जनाजों के साथ चलने और वर्दी में उनकी सुरक्षा करने के लिए कहा गया। कुछ महीने पहले पाकिस्तानी सैनिकों की सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई थी। इसमें सैनिक मारे गए आतंकवादी के अंतिम संस्कार में शामिल दिखाई दे रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। पूर्व पीएम देवबा की पिटाई से डरे ओली का इस्तीफा, सेना ने कहा पहले इस्तीफा दो फिर भागने के लिए हेलीकॉप्टर मिलेगा। नेपाली मीडिया ने किया दावा। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जेनजेड युवाओं के प्रदर्शन के दौरान 9 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था। नेपाली न्यूज पोर्टल उकेरा ने दावा किया है कि उनके इस्तीफे से पहले प्रदर्शनकारियों ने 9 सितंबर को पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा के घर में घुसकर मारपीट की थी, जिससे ओली डर गए थे। इसके बाद ओली ने नेपाल सेना प्रमुख अशोक राज सिगदेल को फोन करके भागने के लिए हेलीकॉप्टर मांगा था, लेकिन सिगदेल ने उनके सामने शर्त रखी थी कि पहले इस्तीफा दो तभी हेलीकॉप्टर मिलेगा। ओली इतनी हड़बड़ी में पीएम आवास से भागे थे कि उप प्रधानमंत्री विष्णु पौटेल भी पीछे छूट गए थे क्योंकि हेलीकॉप्टर में जगह नहीं थी। 9 सितंबर की रात को सेना ने देश की कमान अपने हाथ में ले ली थी, जिसके बाद कुछ हद तक हालात कंट्रोल में आ गए। 30 सितंबर तक करा लें जनधन अकाउंट की री-केवाईसी, ऐसा न करने पर बंद हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी पीएमजेडीवाई को 10 साल पूरे हो चुके हैं। आरबीआई के नियमों के मुताबिक बैंक अकाउंट खुलने के 10 साल बाद केवाईसी यानी नो योर कस्टमर अपडेट कराना जरूरी है। ऐसे में सरकार ने 30 सितंबर तक जनधन योजना के तहत खोले गए अकाउंट की री-केवाईसी यानी फिर से केवाईसी कराने को कहा है। अगर आपका भी जनधन अकाउंट है तो 30 सितंबर तक री-केवाईसी जरूर करवा लें। ऐसा अगर आप नहीं करवाते हैं तो बैंक आपका अकाउंट बंद कर सकता है।
लोगों के खाते में लाखों रुपए आने के मैसेज आए। अलवर में जीरो बैलेंस वालों ने भी निकाले पैसे। 20 एटीएम बंद करवाए गए, 50 हिरासत में लिए गए। अलवर में यहां मंगलवार की देर रात उस समय अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब एक साथ कई लोगों के खातों में लाखों रुपए आने के मैसेज आ गए। मैसेज के बाद वे पैसे निकालने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के ATM पर पहुंचे। पुलिस ने मामला संदिग्ध लगने पर 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक कई ऐसे लोगों ने ATM से पैसे निकाल लिए जिनका बैंक बैलेंस लगभग जीरो था। खास बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या SBI का कोई सर्वर या वेबसाइट हैक हुई? जीरो बैलेंस के बाद भी लोगों ने पैसे कैसे निकाल लिए? लोगों के खाते में लाखों रुपए के मैसेज कैसे आ गए? इन सारे सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। पुलिस और SBI के अधिकारी फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। एहतियातन पुलिस ने शहर में SBI के 20 ATM बंद करवा दिए हैं। मालेगांव बम ब्लास्ट केस की फिर से होगी सुनवाई। NIA स्पेशल कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में दी चुनौती। 7 आरोपियों को कोर्ट का नोटिस। साल 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 7 आरोपियों को नोटिस जारी किए हैं। इस ब्लास्ट केस में मारे गए लोगों के परिवार वालों द्वारा 31 मई को NIA कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश सी चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंकलद की खंडपीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और महाराष्ट्र सरकार को भी नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 6 साल बाद तय की है। अमित शाह बोले, तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। बेगूसराय में कहा, इस बार NDA प्रचंड बहुमत लाएगी। मंच से गिरिराज के लिए बजवाई तालियां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के बेगूसराय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किए। अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को मालिक बताया। शाह ने कहा कि हमारे यहाँ नेता थोपे नहीं जाते, नीचे से उठकर ऊपर आते हैं। मैं एक ऐसा कार्यकर्ता हूँ जिसके करियर की शुरुआत एक बूथ अध्यक्ष के रूप में शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में NDA प्रचंड बहुमत लाएगी, जिसके बाद तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने मंच से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के लिए तालियां बजवाई। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने घुसपैठियों को बचाने के लिए वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। वोटर लिस्ट में से सिर्फ घुसपैठियों का नाम काटे जाएगा, किसी भारतीय का नहीं। बिहार से चुन चुनकर घुसपैठियों को निकालेंगे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, कैप्टन सभरवाल के पिता का आरोप। AAIB ने सिर्फ पायलट की गलतियां बताई, चुनिंदा जानकारी लीक करके बेटे की छवि खराब की। बता दें कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए कैप्टन सुमित सभरवाल के 91 साल के पिता पुष्कर राज सभरवाल ने केंद्र सरकार से हादसे के नए सिरे से जांच की मांग की है। उन्होंने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB की प्राइमरी जाँच रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए। पुष्कर राज ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लेटर लिखकर कहा है कि मीडिया में कुछ चुनिंदा बातें लीक करके ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि कैप्टन सभरवाल बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे, आत्महत्या करना चाहते थे। इन बातों से कैप्टन सभरवाल की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। मेरे स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर भी बहुत गहरा असर पड़ा है। भारत पर 25% पेनल्टी टैरिफ हटा सकता है अमेरिका। मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले, 30 नवंबर के बाद टोटल टैरिफ 10 से 15% रह जाएगा। अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए 25% पेनल्टी खत्म हो सकता है और 25% जवाबी टैरिफ में भी कटौती हो सकती है। ये बात देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर CEA V अनंत नागेश्वरन ने कही है। कोलकाता में कार्यक्रम में बोलते हुए नागेश्वरन ने कहा कि मुझे लगता है कि 30 नवंबर के बाद ये टैरिफ नहीं रहेंगे। ये कोई पक्की जानकारी या सबूत पर आधारित बयान नहीं है, लेकिन हाल ही के घटनाक्रमों को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि अगले 2 महीनों में टैरिफ और जवाबी टैरिफ का कोई हल निकल जाएगा। वनतारा को सुप्रीम कोर्ट से मिली क्लीन चिट। जल संसाधनों और कार्बन क्रेडिट के दुरुपयोग का था आरोप। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने अनंत अंबानी के वनतारा पर लगे हुए जल संसाधनों और कार्बन क्रेडिट के दुरुपयोग के आरोपों को पूरी तरह से निराधार करार दिया है। प्राणी बचाओ और पुनर्वास केंद्र वनतारा ने एक आधिकारिक बयान जारी करके ये जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस PB वराले की पीठ ने SIT की उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है जिसमें कहा गया है कि गुजरात के जामनगर में स्थित वनतारा के संचालन में किसी तरह का कोई कानूनी उल्लंघन नहीं पाया गया है। सिख शादियों का रजिस्ट्रेशन आनंद मैरिज एक्ट के तहत हो। सुप्रीम कोर्ट का यूपी बिहार समेत 17 राज्यों को आदेश, 4 महीने का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 17 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे 1909 के आनंद मैरिज एक्ट के तहत सिख शादियों आनंद कारज की रजिस्ट्रेशन व्यवस्था 4 महीने में लागू करें।
कोर्ट ने कहा कि नियम न बनने से सिख नागरिकों के साथ असमान व्यवहार हो रहा है और ये संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि जब तक राज्य अपने नियम नहीं बनाते हैं तब तक सभी जगह आनंद कारज शादियों को मौजूदा विवाह कानूनों जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया जाए। अगर दंपत्ति चाहे तो विवाह प्रमाण पत्र में साफ लिखा जाए कि शादी आनंद कारज रीति से हुई है। सीजेआई की सफाई, सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। खजुराहो की खंडित मूर्ति बदलने की याचिका पर कहा था भगवान से खुद करने को कहो। बता दें कि खजुराहो के वामन जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति बदलने को लेकर दी गई टिप्पणी पर चीफ जस्टिस बीआर गवई ने सफाई दी। उन्होंने कहा टिप्पणी को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से दिखाया गया। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर को राकेश दलाल की याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने याचिकाकर्ता से कहा था कि जाओ और भगवान से खुद करने को कहो। तुम कहते हो कि भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, जाओ उनसे प्रार्थना करो। बेंच में शामिल जस्टिस के विनोद चंद्रन ने सोशल मीडिया को एंटी सोशल मीडिया कहा और बताया कि उन्हें भी ऑनलाइन गलत तरीके से दिखाया गया। वहीं याचिकाकर्ता के वकील संजय नूली ने कहा कि सीजेआई के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाए गए बयान झूठे हैं। आजम खान की जेल से रिहाई में फंसा पेच, वकील बोले रामपुर पुलिस ने 2 दिन पहले 3 धाराएं बढ़ाई। 23 महीने से सीतापुर जेल में है बंद। समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। हालांकि उनकी रिहाई में पेच फंस गया है। उन पर रामपुर में क्वालिटी बार पर कब्जे का आरोप है। आजम सीतापुर जेल में 23 महीने से बंद हैं। आजम के वकील इमरान उल्ला ने कहा कि एक मामले में पुलिस ने कुछ धाराएं बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से आजम खान का जेल से बाहर आना मुश्किल है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि बाकी पेंडिंग मामलों में उनकी पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब वे 1-2 दिन में बाहर आ जाएंगे। इस मामले की फाइनल सुनवाई 21 अगस्त को जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने की थी। फिर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीएम योगी बोले यूपी में भी एयरपोर्ट की संख्या 21 हुई। बीमारू राज्य से बाहर निकलकर देश का ग्रोथ इंजन बना। सीएम योगी ने लखनऊ में कहा कि यूपी में अब 21 एयरपोर्ट हैं। अब हमारा प्रदेश बीमारू राज्य से बाहर निकलकर देश का ग्रोथ इंजन बना है। जीएसटी रिफॉर्म के परिणाम दिखने लगे हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। यह नरेंद्र मोदी का दिवाली गिफ्ट भी है। 2017 में जीएसटी लागू होने से पहले व्यापारी और आम लोग परेशान होते थे। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन टैक्स के तहत जीएसटी लागू की है और अब तक 4 लेयर टैक्स था। 12 और 28% को लेयर को समाप्त कर दिया गया है। अब 2 लेयर टैक्स होगा। विलासिता की लग्जरी कुछ चीजों पर 40% टैक्स होगा। योगी ने ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही हैं। पटना में अडानी और सरकार के खिलाफ कांग्रेस का मार्च। जमीन चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। प्रदेश अध्यक्ष बोले किसानों को नजरबंद कर रजिस्ट्री करवाई। पटना में 18 सितंबर को कांग्रेस नेता सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाले। इसमें जमीन चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भागलपुर में सरकार ने 1 रुपया सालाना की दर पर 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख पेड़ अडानी ग्रुप को दे दिए। यह मार्च पटना में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम से शुरू होकर राजेंद्र बाबू की समाधि बांस घाट तक पहुंचा। मार्च को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। बता दें कि इस विरोध मार्च में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान, विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता डॉक्टर मदन मोहन झा शामिल हुए। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि सरकार ने किसानों की जमीन जबरन हड़पी है। किसान अपनी समस्या पीएम को बताना चाहते थे, लेकिन 15 सितंबर को उन्हें नजरबंद कर दिया गया। जबरदस्ती रजिस्ट्री करवाई गई। तेजस्वी यादव ने 9 साल के बच्चे को हेलीकॉप्टर में बिठाया। खगड़िया में पेन चॉकलेट दी, कहा रोज स्कूल जाना। बच्चा बोला वही सीएम रहेंगे। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 18 सितंबर को बिहार अधिकार यात्रा के बीच छोड़कर खगड़िया से पटना लौटे। खगड़िया में लौटते वक्त तेजस्वी ने एक बच्चे को अपने हेलीकॉप्टर में बुलाया और करीब 5 मिनट उससे बात की। 9 साल के संतोष कुमार ने बताया कि उन्होंने कहा कि बच्चे इधर आओ। मैं गया तो नाम पूछा, मैंने नाम बताया। उन्होंने कहा ठीक से खाना खाना और अच्छे से पढ़ाई करना। मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। मुझे पेन देकर कहा कि रोज स्कूल जाना। मैंने उनको बताया कि तीसरी क्लास में पढ़ता हूँ। उन्होंने मुझे चॉकलेट, चिप्स और बिस्कुट दिया। मैं उनके दिए गए पेन से लिखूंगा, अच्छे से पढ़ाई करूंगा। मुझे उनसे मिलकर अच्छा लगा। वही इस बार सीएम बनेंगे। मैं हेलीकॉप्टर में पहली बार बैठा था।
बिहार में बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। 2 साल तक मदद देगी सरकार। बता दें कि बिहार में सरकार बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने 1,000 रुपए देगी। ये पैसे 2 साल तक युवाओं के खाते में डाले जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने अपने एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है। बिहार के युवा और युवती ग्रेजुएट हैं, उनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच है, तो वो नौकरी या रोजगार के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे युवाओं को बिहार सरकार हर महीने 1,000 रुपए 2 साल तक देगी। नीतीश कुमार ने इसका ऐलान करते हुए एक्स पर लिखा कि नवंबर 2005 में नई सरकार बनने के बाद से ही अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देना, सक्षम और सशक्त बनाना हम लोगों की प्राथमिकता रही है। आपको पता है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले समय में सरकारी और निजी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नौकरी और रोजगार के नए अवसर दिए जाएंगे। पटना में अभ्यर्थियों ने बिहार बोर्ड मुख्यालय घेरा। STET 2025 आवेदन प्रक्रिया स्थगित करने का विरोध, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB के कार्यालय पर सैकड़ों अभ्यर्थी पहुंचे और STET 2025 के आवेदन लिंक दोबारा सक्रिय करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों की भीड़ को देखते हुए बोर्ड ऑफिस के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अभ्यर्थियों को समझाया गया, जिसके बाद 5 छात्रों का प्रतिनिधिमंडल बोर्ड अधिकारियों से मिलने के लिए पहुंचा। बातचीत के दौरान अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि STET 2025 के आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया 21 सितंबर से दोबारा शुरू की जाएगी। इस आश्वासन के बाद अभ्यर्थियों ने फिलहाल अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। पटना के लोगों पर 101 करोड़ रुपए का ट्रैफिक जुर्माना बकाया। बिना हेलमेट वालों पर 46 करोड़ रुपए, नो पार्किंग पर 5.4 करोड़ से ज्यादा का चालान। पटना के लोगों ने पिछले 8 महीने में 6,07,75,300 रुपए ट्रैफिक पुलिस को जुर्माने के तौर पर भरे हैं, लेकिन अभी भी 1 अरब से अधिक यानी 101 करोड़ रुपए जुर्माना लोगों की पेंडिंग है। अभी इतनी जुर्माने की राशि लोगों ने जमा नहीं कराई है। यह आंकड़ा साल 2025 के जनवरी से अगस्त तक का है। सबसे अधिक चालान बिना हेलमेट, दूसरे नंबर पर इंश्योरेंस फेल, तीसरे नंबर पर रॉन्ग साइड ड्राइविंग, चौथे नंबर पर नो पार्किंग, 5वें नंबर पर तेज रफ्तार, 6ठे नंबर पर मोबाइल चलाते वक्त, 7वें नंबर पर बिना सीट बेल्ट ड्राइविंग से चालान काटे गए हैं। आज का सुविचार, जिसे रिश्तों की कदर नहीं उसके साथ रिश्ते रखकर खुद को दुख देने से अच्छा है उस रिश्ते को खत्म कर देना, क्योंकि वहाँ हमारा आत्मसम्मान ज्यादा मायने रखता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।